चलिए माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस न्यू सेशन ऑफ सी इंटर ऑडिट फास्ट ट्रैक बैच। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 300 सीरीज का नेक्स्ट ऐसे जिसका नाम है ऐसे 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसट्रीटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल लेट नो दैट व्हाट इज दिस ऐसे इज ऑल अबाउट। तो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि जब भी हम लोग ऑडिट करते हैं तो ऑडिट के अंदर कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं। ओके, चलिए एक चार्ट है, उस चार्ट को डिस्कस करेंगे तो हो सकता है ऐसे 315 का एक आइडिया आपको क्लियर हो जाए। तो हम जब ऑडिट करते हैं मतलब वी परफॉर्म वेरियस काइंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, उसके अंदर हम लोग करते हैं आरएपी, फिर हम लोग करते हैं एफएपी। ओके, एफएपी के अंदर आता है कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। नाउ आरएपी का मतलब होता है वी डू रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। व्हाई वी डू रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? जस्ट टू असेस द रिस्क, जस्ट टू असेस द रिस्क कि भैया जिस एंटिटी का हम ऑडिट कर रहे हैं उस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने का रिस्क कितना है, ज्यादा है या कम है, उसको असेस करना, उसको बोलते हैं रिस्क असेस करना। और ये रिस्क असेसमेंट हम करते हैं बाय डूइंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। और इसी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के रिजल्ट पे मतलब रिस्क कम है कि ज्यादा है, इसके ऊपर हम अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर यानी कि कितना चेकिंग करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, सैंपलिंग साइज ज्यादा रखना है, कम करना है, मटेरियलिटी ज्यादा रखनी है, कम करना है, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, कंट्रोल्स का टेस्टिंग, एक्चुअली बैलेंसेस का टेस्टिंग, ट्रांजैक्शन का टेस्टिंग, हम कितना करना है वो डिसाइड करते हैं, उसको बोलते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो हम रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते हैं इन ऐसे 315 और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करते हैं ऐसे 330। क्यों? बिकॉज ऐसे 330 गर्म है ना, ऐसे 330 इज द रिस्पॉन्स टू द असेस रिस्क। नाम देखो, रिस्पॉन्सेस टू द असेस रिस्क, मतलब 315 में जितना रिस्क हमने ढूंढा है उस रिस्क को असेस करने का काम हम ऐसे 330 में करते हैं। तो आरएपी मतलब 315 और एफएपी मतलब 330, जो उसका रिस्पॉन्स होता है, इसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। तो आज के लेक्चर पे हमारा पूरा फोकस होगा ऐसे 315 पे। एग्जामिनेशन में एक आध क्वेश्चन आपको ऐसे 315 को पे देखने को मिल जाए तो इस ऐसे का जो वेटेज है आप मान के चलो 4 से 5 मार्क का है। तो जो भी अगला घंटा 1.5 घंटा डिस्कशन होएगा ऑन ऐसे 315, समझ लो ये आपको 3 से 4 से 5 मार्क दिलवा सकता है। तो उस एंगल से इस डिस्कशन को आपको देखना होगा। चलिए तो शुरू करते हैं ऐसे 315। देखो ऐसे 315 क्या बोलता है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड यू हैव टू असेस। आइडेंटिफाई मतलब कहां कहां पे है, और असेस है तो कितना है, ज्यादा है कि कम है। मतलब पहले हमको चेक करना है एग्जिस्टेंस और फिर चेक करना है उसका एक्सटेंट कितना है, किसका, द रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितने होंगे। नाउ फ्रेंड्स, बिफोर मूविंग अहेड हम लोगों को इस टर्म को समझना जरूरी है कि भैया मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, और मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है उसको समझने के लिए मिसस्टेटमेंट क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। तो मिसस्टेटमेंट मीन्स दैट व्हाट इज actually reported and what is supposed to be reported, what is supposed to be reported, मतलब what is and what should be, I can say what is and what should be, इसको बोलते हैं मिसस्टेटमेंट। मतलब सपोज आपके एकदम एडहॉक बेसिस पे बता रहा हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर मान लेते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सेल्स इज ओवर स्टेटेड, मतलब आपका जो सेल्स है वो आपने रिपोर्ट किया है 1500 करोड़, वेयर एज एक्चुअली में रियलिटी में वो 1200 करोड़ ही है, मतलब वो ओवर स्टेटेड है बाय ₹300 करोड़।
तो 300 करोड़ के मिस स्टेटमेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है। इस फॉर्मूला में आप जो भी चीजें डालोगे आपको पता चलेगा मिस स्टेटमेंट है कि नहीं। नो, मिस स्टेटमेंट इज नॉट ओनली द क्वांटिटेटिव, इट कुड बी क्वालिटेटिव, यानी कि फ्रॉड भी एक प्रकार का मिस स्टेटमेंट ही है। डिस्क्लोजर प्रॉपर नहीं है एज पर योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, नोट्स टू अकाउंट्स में प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ है, अकाउंटिंग पॉलिसी गलत प्रकार से अप्लाई किए हैं, कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं किए हैं, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स नहीं है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स गलत है, ये सब कुछ आपके मिस स्टेटमेंट में आते हैं। मैंने बस आपको एक आइडिया दिलवाया कि मिस स्टेटमेंट क्या होता है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दी 1200 करोड़ का सेल्स, इस 1200 करोड़ के सेल्स के लिए 300 करोड़ के उसके अंदर मिस स्टेटमेंट होना, ये एक बड़ी अमाउंट है, सिग्निफिकेंट अमाउंट है। अगर इसी के लिए मैं कहता हूं कि इसके अंदर कुछ नहीं, बस 10 या 20 लाख रुपयों के कुछ एरर्स आपको मिल गए, तो ये भी मिस स्टेटमेंट ही है। लेकिन ये मिस स्टेटमेंट उतनी मटेरियल नहीं है जो आपके यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंडरस्टैंडिंग या फिर उनके फंडामेंटल डिसीजन को अफेक्ट करे। तो अगर मान लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो मिसस्टेटमेंट्स है, उन मिसस्टेटमेंट्स का नेचर ऐसा है कि उसकी वजह से यूजर के फंडामेंटल डिसीजन, जैसे कि उस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, उस कंपनी के साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है, उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है कि नहीं करना है, मतलब इन अ वे कंपनी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन, कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, अगर वो करने का डिसीजन इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो मिसस्टेटमेंट्स है उसको देख करके बदल सकता है, तो उस मिसस्टेटमेंट्स को हम लोग मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहते हैं। तो आई कैन इजीली से कि अगर मान लो आपके व्हाट इज एंड व्हाट शुड बी का डिफरेंस अगर मटेरियल है, तो उस मिसस्टेटमेंट्स को हम मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहते हैं। और मटेरियल का मतलब होता है विच अफेक्ट्स द डिसीजन which affects the decision of the users of financial statement, उसको बोलते हैं मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो ये रहा क्या बोलो आपका मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब। और इस मटेरियल मिसस्टेटमेंट का होने का रिस्क कितना है, हाउ मच इज द रिस्क दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, उस रिस्क को हम बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कॉमनली मैं बोलता हूं आरएमएम। और ये आरएमएम को ढूंढना और उसको असेस करना कैसे करते हैं, ये हमको ऐसे 315 में सिखाया जाएगा। तो ये होता है बच्चों रिस्क ऑफ, ये होता है बच्चों मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और उस मटेरियल मिसस्टेटमेंट में होने के रिस्क को आइडेंटिफाई करना और असेस करना। इट इज नथिंग बट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, जो हमको इस एसे के अंदर पढ़ना है। आई गेस एसे 315 का नेचर एंड लॉजिक आपको क्लियर है। यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन, एसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। द ऑब्जेक्टिव इज टू identify and assess, the objective is to identify and assess the RMM, whether it could be due to fraud and errors at the in the financial statement, that is providing the basis for designing and implementing the responses to the assess risk of material misstatement, यानी कि to design your FAP, to design your FAP, that is ऐसे 330। तो 330 का बेस क्या होता है आपका ऐसे 315। चलिए नॉट दैट इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट मैंने आपको इसके टाइटल को डिस्कस किया आपके साथ। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पहली बात हो सकती है वो ये है, इसके ऊपर मार्क करना, इस पे स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। व्हाट आर द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज पर ऐसे 315, या फिर इसके अंदर भी डिटेल में छोटे छोटे सवाल बनाए जा सकते हैं। तो व्हाट आर द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, देखिए यहाँ पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर शाल इंक्लूड, मतलब ऑडिटर को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एंड असेस करना है क्या कि आरएमएम कितना है। तो उसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, व्हाट आर दोस रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। पॉइंट नंबर 2 को आप मार्क करेंगे, इसको पढ़ना है। इसके अंदर क्या आता है, देखिए इसके अंदर आता है इंक्वायरीज, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। क्या आता है, इंक्वायरीज, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। मतलब अगर आपको समझना है
कि इस एंटिटी का मुझको ऑडिट करना है, तो उसके अंदर रिस्क कितना है। तो फर्स्ट आई विल इंक्वायर किससे करना है, नीचे आएगा, आगे डिस्कस करने वाले। उसके बाद आई विल ऑब्जर्व एंड इंस्पेक्ट, आई विल ऑब्जर्व द प्रोसीजर्स sorry, I will observe the procedure that is management is performing. I will inspect some documents and then I will do some analytical procedure। तो ऐसे 520 में हमको पढ़ना है, इसका भी डिस्कशन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेवल पे होएगा, 520 में डिटेल में इस पे चर्चा करनी है। तो इंक्वायरी करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। वापस एक बार अगर मैं आरएपी की बात करता हूं यहाँ पे, तो आरएपी में क्या आता है, याद रखना इसको, आरएपी में क्या आता है, आरएपी में मैं करता हूं इंक्वायरीज, दूसरा इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, और तीसरा मैं करता हूं एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर। तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे, हो सकता है तीनों पे डिटेल में सवाल बना ले, इंक्वायरीज पे सवाल बना ले, एनालिटिकल प्रोसीजर पे बना दे, इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन पे बना ले, तो तीनों को डिटेल में पढ़ना होगा। तो यहाँ पे देखिए नोट नंबर 1 में अगर आप आओगे, इफ यू कम डाउन टू नोट नंबर 1, यू विल कम टू नो कि इसकी इंक्वायरी करने मतलब क्या करना है, ऑब्जर्वेशन करना है मतलब क्या करना है, एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब क्या, इंस्पेक्शन मतलब क्या। तो आएंगे पेज नंबर 76 पे, पेज नंबर 76 पे आपको दिखेगा नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में दिखेगा कि इंक्वायरीज क्या होता है। अब इंक्वायरी किसकी करेंगे, इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट की एंड अदर्स विद इन द एंटिटी। किसकी इंक्वायरी करनी है, मैनेजमेंट की एंड अदर्स विद इन द एंटिटी। देखिए यहाँ पे इंक्वायरी, इंक्वायरी किसकी करेंगे, इंक्वायरी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इंटरनल ऑडिट पर्सनल। ओके, हम इंटरनल ऑडिट, बिकॉज इंटरनल ऑडिटर जो होता है ऐसे 610 में हमने देखा कि अगर मान लो मुझको उनका काम यूज करना है, तो आई विल इंक्वायर देम कि भैया आप मुझको बताएंगे, बिकॉज यू आर देयर इन द एंटिटी चेकिंग द इंटरनल कंट्रोल्स। तो इंटरनल कंट्रोल्स कैसा है, स्ट्रांग है, वीक है, कैसे है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, ऑपरेटिंग इफेक्टिव है कि नहीं, सफिशिएंट एंड एडिक्वेट है कि नहीं है, ये हम इंटरनल ऑडिटर से पूछेंगे कि इंटरनल कंट्रोल्स का डिजाइन एंड इफेक्टिवनेस कैसे है, क्या वो सेटिस्फैक्टरली है या नहीं है। ये हम लोग इंटरनल ऑडिट पर्सनल से इंक्वायरी करेंगे। तो अगर आपको एग्जाम में सवाल बने तो इंक्वायरीज किस किस की करेंगे, तो किसकी करेंगे, इंटरनल ऑडिट पर्सनल। उसके बाद आप इंक्वायरी करेंगे एम्प्लॉइज की। कौन से एम्प्लॉइज, जो कॉम्प्लेक्स एंड अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को इनिशिएट करते हैं, प्रोसेस करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। मतलब इन शॉर्ट जो भी लोग अनयूजुअल एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस को इनिशिएट करते हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, उसको प्रोसेस करते हैं, उसका प्रोसीजर पूरा निभाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, मतलब स्क्रैप सेल्स, बार बार नहीं होते, कभी कभार होता है, उनके इंक्वायरी करिएगा। अगर मान लेते कोई एक्सपोर्ट सेल करता है तो ये कॉम्प्लेक्स अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है, जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन से अलग होता है। एक्सपोर्ट सेल्स करने वाले लोग, उन लोगों को, उन डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों की इंक्वायरी करेंगे। तो इंक्वायरी अबाउट इंटरनल ऑडिट पर्सनल, इंक्वायरीज ऑफ द एम्प्लॉइज। नेक्स्ट वन, एम्प्लॉइज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इन हाउस लीगल काउंसिल। देखो हमको क्या करना है यहाँ पे, इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स, जो एंटिटी के अंदर है, विद इन द एंटिटी। आउटसाइड एंटिटी करेंगे तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो चलिए यहाँ पे इन हाउस लीगल काउंसिल की बात करी है, जो हो सकता है एंटिटी के किसी लिटिगेशन, लॉज एंड रेगुलेशन के कंप्लायंस, जो कि फ्रॉड बता सकते हैं या फिर सस्पेक्टेड फ्रॉड है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दे। मतलब जैसा हमने देखा हुआ कि अगर मान लो लिटिगेशन एंड क्लेम कंपनी के ऊपर है, आईटीसी के ऊपर मैगी के रिलेटेड कोई केस बना था, तो आईटीसी का कोई इन हाउस लीगल काउंसिल है, तो उनसे उस मैगी वाला जो केस है, जिसके अंदर हमने बोला था कि ले बहुत ज्यादा है, तो मैगी वाला जो केस है, उस केस का क्या एग्जिस्टेंस है, उसका क्या स्टेटस है, उसका इंक्वायरी आप एंटिटी के इन हाउस लीगल काउंसिल अगर है तो उनसे इंक्वायरी कर सकते हो। तो इंक्वायरी किसकी करनी है, इंटरनल ऑडिट पर्सनल, इंक्वायरी करनी है एम्प्लॉइज की, इंक्वायरी करनी है लीगल हाउस लोगों की। उसके बाद इंक्वायरी करेंगे टुवर्ड्स द इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल। व्हाई, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, हम कहेंगे बेसिकली आईटी वाले लोग। क्यों, बिकॉज मैंने आपको पढ़ाया था सैप, जो आपका एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर पूरा ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है, प्रोसेस होता है, जिससे आपके एक्चुअली में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। तो इन लोगों की इंक्वायरी करने हैं जो लोग इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को
ऑपरेट करते हैं, जो इसके अंदर काम करते हैं। तो इनसे क्या इंक्वायरी करेंगे अबाउट कि सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, बिकॉज हमने आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल या आईटी कंट्रोल में देखा हुआ था कि अनऑथोराइज चेंजेस सिस्टम में नहीं होने चाहिए। अगर अनऑथोराइज चेंजेस हो रखे हैं तो भैया आपका इंटरनल कंट्रोल वीक है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल से पूछेगा सिस्टम के अंदर कोई चेंज हुआ है क्या, सिस्टम के कोई कंट्रोल्स फेल्यूर है क्या, या अदर कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड रिस्क अगर उसके अंदर है तो वो उसके बारे में इंक्वायरी आप करिएगा। बाकी बातें आप छोड़ेंगे, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी एंड पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर एफ, ये याद रखेंगे। ये 4 पॉइंट भी याद रख लिए तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बाकी भी है लेकिन फास्ट ट्रैक बैच के अंदर उसको डिस्कस करना थोड़ा सा लेंथीएस्ट हो जाएगा, तो इतना आपके लिए काफी है। तो किसकी इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरी रिलेटेड टू द इंटरनल ऑडिट पर्सनल, इंक्वायरीज ऑफ द एम्प्लॉइज, इंक्वायरीज ऑफ इन हाउस लीगल काउंसिल एंड इंक्वायरीज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल। इनके इंक्वायरी करेंगे तो प्रोबेबली आपको वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिससे आप ये पता कर सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, सो दैट यू कैन एक्चुअली गो फॉर योर ऑडिट। आपका फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आप सही से निभाओ। 1 सेकेंड। हाँ जी, चलिए ये हो गया इंक्वायरी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। किसको ऑब्जर्वेशन करेंगे, किसका इंस्पेक्शन करेंगे? देखिए आपको ऑब्जर्वेशन करना है एंटिटीज ऑपरेशंस। एंटिटीज ऑपरेशन जैसे फॉर एग्जांपल एंटिटी मान लो इन्वेंट्री काउंटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? इन्वेंट्री काउंटिंग। तो एक तो आप खुद भी इन्वेंट्री काउंटिंग करोगे या एंटिटी ने जो इन्वेंट्री काउंट किया है उसका रिजल्ट आप यूज करोगे। अब उनका रिजल्ट यूज करना है तो आप उनके इस ऑपरेशंस को ऑब्जर्व करेंगे, हाउ दे आर परफॉर्मिंग द इन्वेंट्री काउंट इन द कंपनी। या फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि इंटरनल कंट्रोल किस प्रकार से वो फॉलो करते हैं, क्या वहां पे किसी प्रकार के सर्कमवेंशन या ब्रेक ऑफ द इंटरनल कंट्रोल दिख रहा है। तो यू ऑब्जर्व द एंटिटीज ऑपरेशन। ऑब्जर्व व्हाट? क्या ऑब्जर्व करना है? एंटिटीज के ऑपरेशंस। क्या इंस्पेक्ट करोगे? आप इंस्पेक्ट करोगे डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो ऑब्जर्विंग द एंटिटीज ऑपरेशंस एंड इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट्स सच एज, कुछ भी रिकॉर्ड हो सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल मैनुअल्स हो सकते हैं, उनको आप क्या करिएगा? उनको इंस्पेक्ट करिएगा। कुछ रिपोर्ट्स जो मैनेजमेंट बना सकता है उनको आप इंस्पेक्ट करिएगा। एन एंटिटी के प्रीमाइसेस एंड फैसिलिटीज को आप इंस्पेक्ट कर सकते हो कि भैया किस प्रकार से एंटिटी का ऑपरेशन चलता है, आपके प्रोडक्शन प्लांट कहाँ पे है, इन्वेंटरी कैसा रखा जाता है, फिक्स असेट्स का फिजिकल लोकेशन कहाँ पे है, फिजिकली फिक्स असेट है या नहीं है, फिजिकल उनका एग्जिस्टेंस है या नहीं है, उनका कंडीशन क्या है, इसको आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। तो यू विल ऑब्जर्व द ऑपरेशंस and you will inspect these 3 things, inspect 1, 2 and 3। डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करेंगे, रिपोर्ट्स इंस्पेक्ट करेंगे एंड एंटिटी की प्रीमाइसेस एंड प्लान फैसिलिटी को इंस्पेक्ट करेंगे। तो ये रहा आपका क्या बोलो, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। एंड फिर आएगा आपका दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर, जो पूरा का पूरा कवर होता है SF 520। यहाँ पे इंट्रोडक्शन बस बताया हुआ है। तो अब यहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या याद रखोगे? पॉइंट नंबर 1 देखिए, एनालिटिकल प्रोसीजर क्यों करते हैं हम? उसको इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हमको वो चीजें आइडेंटिफाई हो जाए ऑफ द एंटिटी विच द ऑडिटर वाज अनअवेयर। दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट आरएमएम को आइडेंटिफाई करना ना, बिकॉज ऑडिटर को आरएमएम पता ही नहीं है। उस आरएमएम को आइडेंटिफाई करने के लिए जो चीजें उसको पता नहीं है, अनअवेयर है, उसको आइडेंटिफाई करने में ये आपको मदद करेगा। आई बात समझ में? तो मुझको अगर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना है तो क्यों करता हूं? जस्ट टू लेट नो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट अर्लियर। मतलब आज मान लो एंटिटी का नेट प्रॉफिट रेशियो मैंने कैलकुलेट किया। ओके, कैसे करते हैं? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। मैंने उसको पास्ट 5 इयर्स का नेट प्रॉफिट का रेशियो कैलकुलेट किया, ऑन एन एवरेज वो 10% आता है। इस साल अगर मान लो मेरा नेट प्रॉफिट का रेशियो जो है वो आता है 25%। सो देयर इज अ unusual fluctuation between the net profit ratio of this year
and average not net profit of last 5 years. That means there is something fishy. There could be something fishy about the transactions in the current financial year. बिकॉज ऐसा एक साल में नहीं हो सकता है कि 10% से आपका जो नेट प्रॉफिट रेशियो है वो 25% हो गया. सो नाउ दिस इज हाउ आई विल कम टू नो that there could be RMM which is at very high level which I was not aware about it earlier. तो एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब आई विल डू सम नंबर क्रंचिंग, नंबर काउंटिंग, रेशियो एनालिसिस वगैरह वगैरह. तो इसकी वजह से मुझको वो बातें आइडेंटिफाई हो सकती है जो मुझको पहले पता नहीं थी. नंबर 2, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड एज अ आरएपी में इंक्लूड बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. मतलब जरूरी नहीं है कि ओनली मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से कंपेयर करके एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करता हूं. मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से भी कंपेयर कर सकता हूं. जैसे सैलरी शैल बी कंपेयर्ड विद द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज. इससे पता चलेगा कि मेरा सैलरी एक्सपेंसेस सही है कि गलत है. पिछले साल मेरे पास 100 एम्प्लॉय थे और मेरा सैलरी था 1 करोड़ का. इस साल मेरे एम्प्लॉयज है 110, तो मेरा सैलरी अराउंड मान लो 1.10 या 1.25 करोड़ जा सकता है. इस साल सैलरी अगर मेरा 3 करोड़ है कंपेयर टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लास्ट ईयर एंड करंट ईयर, मेरे को लग रहा है कि सैलरी एक्सपेंसेस में कहीं ना कहीं गलती है. तो ये मैंने फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कंपेयर करने के बाद उनके रिलेशनशिप को ढूंढने के बाद मेरे को पता चला कि वहां पे हो सकता है आरएमएम ज्यादा है. देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड स्क्वायर फीट ऑफ सेलिंग स्पेस या वॉल्यूम ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर क्लासिक एग्जांपल कुड बी द स्क्वायर फीट एरिया एंड द रेंट, उसको कंपेयर किया जा सकता है. तो एनालिटिकल प्रोसीजर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों चीजों पे करते हैं. थर्ड थिंग, एनालिटिकल प्रोसीजर में हेल्प आइडेंटिफाई the existence of unusual transactions or events or the amounts or the ratio. मतलब जो चीजें यूजुअली नहीं है, अनयूजुअल चीजें हैं, उसको आइडेंटिफाई करने में मुझको एनालिटिकल प्रोसीजर हेल्प करेगा. स्पेशली आरएमएम ड्यू टू फ्रॉड. एरर सी बात है नहीं, जो फ्रॉडुलेंट बातें होती है, बिकॉज अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस जो होते हैं ना, उसको मैंने ढूंढ लिया तो हो सकता है कि फ्रॉड है. जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखा मैंने, नेट प्रॉफिट 25% हो गया 10% के कंपैरिजन में, सैलरी 3 करोड़ हो गया कंपेयर टू योर 1.25 या 1.2 करोड़ होना चाहिए था. तो फ्रॉड से जो मेरे आरएमएम आता है उसको ढूंढने में एनालिटिकल प्रोसीजर मदद करेगा. पॉइंट नंबर ABC. एनालिटिकल प्रोसीजर करने से मेरे को वो चीजें समझ आ सकती है जो पहले मेरे को नहीं पता थी. नंबर 2, बस फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल नहीं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल दोनों इन्फॉर्मेशन को कंपेयर में एनालिटिकल प्रोसीजर में करता हूं. और तीसरा, मेरे को अनयूजुअल ट्रांजैक्शन पता चल सकते हैं, स्पेशली फ्रॉड से आए हुए आरएमएम को आइडेंटिफाई करने में मेरे को एनालिटिकल प्रोसीजर बड़ा ही काम करता है. तो ये आरएबी मतलब 3 एग्जाम में सवाल आया तो ये आंसर आपको लिखना होगा. इस पे सवाल बनाया जा सकता है स्पेसिफिक क्वेश्चन. कभी कभार इंक्वायरी किसकी करनी है वो सवाल पूछेंगे, या इंस्पेक्शन क्या करना है वो सवाल पूछेंगे, और एनालिटिकल प्रोसीजर पे शॉर्ट नोट वगैरह आ सकती है. 520 में सवाल बनाए जा सकते हैं. तो आपका पहला पार्ट कि रिस्क असेसमेंट क्यों करते हैं, रिस्क असेसमेंट करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर करना है, तो ये रहा आपका आंसर. तो आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग क्या बोलो, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. बाय डूइंग क्या बोलो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. तो ये रहा आपका रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर. पहला हाफ आपके इस एसे के नाम का हो गया. दूसरा हाफ देखिए क्या बोला है, कैसे अगेन करेंगे, थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट. नाउ हाउ टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट. देखिए यहाँ पे अगले पेज पे, पेज नंबर 74 पे आपको दिख रहा है दैट इफ यू वांट टू गेट द अंडरस्टैंडिंग अबाउट एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल, तो क्या करना है, तो ये उसका आंसर है. देखिए बच्चों, ये उसका आंसर है. पॉइंट नंबर 1 से लेकर के पॉइंट नंबर 5 सबका सब उसका आंसर है. मतलब पूरा का पूरा जो है ये उसका आंसर हो सकता है. आपको जैसे के तैसे आंसर याद करके उसको लिखना पड़ेगा. इसको भी आप स्पेसिफिक क्वेश्चन मार्क कर सकते हो. देखिए यहाँ पे, ऑडिटर शैल ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ, अगर आपको एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग लेना है तो आपको किस चीज का अंडरस्टैंडिंग लेना है. नंबर 1, आप एंटिटी कौन से इंडस्ट्री में काम कर रही है, उसको कौन कौन से लॉज रेगुलेटर्स अप्लाई करते हैं, और उनका AFRF क्या है वो आइडेंटिफाई कर लो, उसका अंडरस्टैंडिंग ले लो. जैसे
एंटिटी बैंक है, मतलब आप ऑडिट कर रहे हो किसी एक नेशनलाइज बैंक का, लिस्टेड कंपनी मान लो आप ऑडिट कर रहे हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आपको अंडरस्टैंड करना होगा। कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? कौन से इंडस्ट्री में है? तो ये बैंकिंग इंडस्ट्री में है। कौन सा रेगुलेटर है? आरबीआई उसका रेगुलेटर है। एएफआरएफ कौन सा है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसके अंदर आपको इनका फॉर्मेट बताया हुआ है। तो दिस इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड द एंटिटी, की एंटिटी इस प्रकार की है, बिकॉज उसी का जाके आपको ऑडिट करना है, इसी का नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद यू विल अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एंटिटी। नेचर ऑफ द एंटिटी, एंटिटी काम क्या करती है? जैसे बैंक है तो बैंकिंग का काम करती है। ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, मतलब उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, इसके प्रमोटर्स कौन है, पब्लिक के पास कितना पैसा है, प्रमोटर्स के पास कितना पैसा है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने किस किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट करी हुई है, एंड द वे एंटिटी स्ट्रक्चर एंड हाउ इट इज फाइनेंस, मतलब कंपनी डेट ड्रिवन है कि कंपनी इक्विटी फाइनेंस्ड है, मतलब कंपनी के पास इक्विटी ज्यादा है या कंपनी के पास डेट ज्यादा है, किस प्रकार का एंटिटी है। यू विल अंडरस्टैंड द एंटिटी। नंबर 1 यू विल अंडरस्टैंड द रिलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटर एंड एएफआरएफ। नंबर 2 नेचर ऑफ द एंटिटी, उसके ऑपरेशंस क्या है, ओनरशिप क्या है, इन्वेस्टमेंट कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक फाइनेंस का, वो देखेंगे। फिर एंटिटी के अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन कैसा है, कंसिस्टेंट फॉलो करते हैं, ब्रेक करते हैं, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन कैसे करते हैं, कंसिस्टेंट है तो सही है, उसके अंदर ज्यादा आरएमएम नहीं है। अगर बहुत बारी चेंज करते रहते हैं तो बताएंगे हो सकता है इसके अंदर हो सकता है आपके आरएमएम बहुत ज्यादा है। एंटिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या है, मतलब एंटिटी आगे उसके क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, एंटिटी क्या करना चाहती है। जैसे अभी टाटा मोटर से ईवी के अंदर जाने वाला है, मारुति भी अभी ईवी के बारे में सोच रहा है, तो उनके अगले स्ट्रेटेजीज क्या है, उसके लिए उन्होंने क्या स्टेप्स लिए हुए हैं। एंड एंटिटी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, पास्ट जो उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको मेजर करके रिव्यू करो। कंपनी प्रॉफिटेबल एंटिटी है, लॉस मेकिंग एंटिटी है, क्या है, मीडियम है, हाई रिस्क एंटिटी है, हाई प्रॉफिट कमाती है, लो प्रॉफिट कमाती है। उसके वजह से उससे भी आपको एंटिटी के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ सकता है कि एंटिटी है क्या, उससे भी आपको एंटिटी के अंदर आरएमएम कितना हो सकता है उसको असेस करने में मदद होगी। वापस एक बार, आप क्या कर रहे हैं, आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, किसका अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। 1 2 3 second thing, you are understanding the entity. Now when you are understanding the entity, what you are doing, okay, आप क्या समझ रहे हो आप उसके relevant industry, रेगुलेटरी प्लस एएफआरएफ, क्या एएफआरएफ वो समझ रहे हो। फिर उसके बाद नंबर 2 यू आर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द एंटिटी, नेचर ऑफ द एंटिटी। नंबर 3 यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे एंटिटी अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन एंड उनका एप्लीकेशन करती है। नंबर 4 उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंड उनके स्ट्रैटेजीज क्या है। एंड नंबर 5 उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को आप मेजर और रिव्यू करेंगे तो आपको एंटिटी का अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। देखिए हर एक चीज के एक एग्जांपल देख लेते तो आपको और आइडिया क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से आपको अंडरस्टैंडिंग लेना है। नोट नंबर 2 पेज नंबर 78 पे आएंगे। देखिए आपको रेलेवेंट इंडस्ट्री, रेगुलेटरी एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि एएफआरएफ। देखिए एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स ऑफ द मैटर में इंक्लूड, मतलब आपको क्या अंडरस्टैंडिंग लेना है, एंटिटी का मार्केट क्या है, उसके कंपटीशन क्या है, एंटिटी सीजनल एक्टिविटी है कि नॉर्मल एंटिटी है, एंटिटी के प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी क्या है, एंटिटी के प्रोडक्ट्स क्या है, मतलब उनका प्रोडक्ट का टेक्नोलॉजी क्या है, वो क्या ज्यादा टेक्निकल है, मैनुअल है, क्या है, उसको समझेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जांपल्स, पॉइंट नंबर 4 एग्जांपल्स ऑफ द मैटर्स ऑडिटर में कंसीडर, कौन कौन से मैटर, एंटिटी का अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, इंडस्ट्री कौन सा रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, लेजिस्लेशन लॉज वगैरह कौन सा एप्लीकेबल है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है जो अफेक्ट करता है एंटिटीज के बिजनेस एनवायरमेंटल चीजों को, मतलब उनका ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है वो आपको समझना है। एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर्स के कौन से एग्जांपल है, जैसे जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस, मतलब उस इंडस्ट्री में जनरल इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, हो सकता है कुछ इंडस्ट्री में रिसेशन चल रहा हो, कुछ इंडस्ट्री में बूम चल रहा है,
तो आपकी एंटिटी कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर मान लो उस इंडस्ट्री में रिसेशन चल रहा है लेकिन आपकी एंटिटी जो है एकदम प्रॉफिटेबल है, तो हो सकता है वहां पे आरएमएम ज्यादा है। इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है रिगार्डिंग द फाइनेंस एंड इन्फ्लेशन, उस एंटिटी के उस इंडस्ट्री के अंदर उसको अगर पैसा वगैरह कोई दे रहा है तो क्या फाइनेंस का रेट है उसका, उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है वो समझिए, मतलब अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझना है। तो यहाँ पे देखिए पहली बात आपने क्या समझा कि कौन कौन से इंडस्ट्री कंडीशन, इंडस्ट्री को क्या समझना है, मतलब क्या समझना है। पॉइंट नंबर 1 मार्केट, सीजनल एक्टिविटी है क्या, उनके प्रोडक्ट्स क्या है, मतलब ये हो गए इंडस्ट्री। रेगुलेटरी फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि उनका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है, कौन कौन से लॉज एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है उस एंटिटी में। और एक्सटर्नल फैक्टर मतलब इकोनॉमिक कंडीशन एंड इंटरेस्ट रेट क्या है। ठीक है, एग्जामिनेशन में प्रोबेबली हो सकता है इस पे आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाया जाए, जिसके लिए आपने पॉइंट नंबर 1, उसके बाद पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 याद रखना होगा। नेक्स्ट वन, नेचर ऑफ एंटिटी। नेचर ऑफ एंटिटी में क्या याद रखेंगे भाई, उनका ऑपरेशंस क्या है, मतलब क्या कौन से बिजनेस के अंदर है, ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है, उन्होंने क्या क्या इन्वेस्टमेंट करी हुई। पॉइंट नंबर बी में बस इतना ही है। नीचे एग्जांपल देखिए पॉइंट नंबर 3 में एग्जांपल्स ऑफ द मैटर्स दैट द ऑडिटर में कंसीडर, कौन कौन से एग्जांपल्स है जो ऑडिटर कंसीडर करेगा। बिजनेस ऑपरेशंस, जैसे उनका रेवेन्यू सोर्स क्या है, मतलब ज्यादा सेल्स कहाँ पे होता है, प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस करते हैं, कहाँ कहाँ पे उनके प्रोडक्शन फैसिलिटी है, की कस्टमर्स कौन है, सप्लायर्स कौन है, मतलब उनके बिजनेस ऑपरेशंस को समझना। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे करी हुई उन्होंने, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब सब्सिडरीज कंपनी कौन से है, डेट स्ट्रक्चर क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रेवेन्यू रिकग्निशन कैसे करते हैं, रेवेन्यू रिकग्निशन के नॉर्म्स क्या फॉलो करते हैं, AS 9 कैसे फॉलो करते हैं, तो वो आपको समझना पड़ेगा। मतलब यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट द नेचर ऑफ द एंटिटी, उनके ऑपरेशंस क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, कौन कौन से उनके सेल्स ऑपरेशंस कहाँ पे है, कौन कौन से मेजर उनके सप्लायर्स है, कौन कौन से मेजर उनके कस्टमर्स है, ओनरशिप गवर्नमेंट स्ट्रक्चर डेट ड्रिवन है, इक्विटी फाइनेंस्ड है, क्या है, टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी कंपनी उनकी है या नहीं है, मतलब किस प्रकार से उनका इन्वेस्टमेंट होता है, ये आपको समझना है। नेक्स्ट वन, एंटिटी सिलेक्शन एंड अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी कौन से सिलेक्ट करते हैं और वो कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन, लास्ट वन आएगा एंटिटीज ऑब्जेक्टिव, उसके लिए आपको समझना आएंगे पॉइंट नंबर 5। तो लास्ट के लिए पॉइंट नंबर 5 याद रखेंगे कि आपको कौन कौन से मैटर्स कंसिडर करना है, कौन कौन से मैटर्स कंसिडर करना है। इंडस्ट्री डेवलपमेंट्स, पोटेंशियल बिजनेस रिलेटेड रिस्क, फॉर एग्जांपल द एंटिटी डज नॉट हैव अ पर्सनल और एक्सपर्टीज टू डील विद द चेंजेस इन द इंडस्ट्री। आजकल मान लो मारुति है, मारुति ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बड़ा बोलबाला चल रहा है, तो हो सकता है कि आज ईवी ऑटोमोबाइल में ईवी का डेवलपमेंट हो रहा है और एंटिटी के पास ऐसे लोग नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है जो इस चेंज को डील कर सके, तो एंटिटी के पास रिस्क बहुत ज्यादा है। पोटेंशियल क्या है, देखो कौन सा पॉइंट समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं एंटिटी का ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजीज क्या है और उसके रिलेटेड उनका बिजनेस रिस्क क्या है। तो इन शॉर्ट बिजनेस रिस्क को समझना है, तो जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में क्या नए नए डेवलपमेंट्स है, क्या उन डेवलपमेंट्स के रिलेटेड हम कोई ऐसे लोग अब हायर कर चुके या है जो उसके साथ डील करें, कौन से नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च हो रहे हैं एंड एक्सपांशन करने का उनका कोई सोच है या नहीं है तो उसके अंदर क्या रिस्क हो सकता है। तो ये पॉइंट नंबर 5 आप याद रखेंगे फॉर दिस। पॉइंट नंबर डी, ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस रिस्क। एंड लास्ट वन आएगा कि आप उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर एंड रिव्यू कैसे करेंगे। तो दीज आर द मैटर्स द ऑडिटर नीड टू अंडरस्टैंड या हैज टू कीप इन माइंड। की फाइनेंस परफॉर्मेंस इंडिकेटर जैसे कि उनका नेट प्रॉफिट रेशो हो गया या डेट इक्विटी रेशो हो गया या पी रेशो हो गया, ईपीएस हो गया, तो ये रेशो जो है आप कैलकुलेट करके देखिएगा। पीरियड ऑन पीरियड फाइनेंशियल एनालिसिस यानी कि ईयर ऑन ईयर आप उनका वेरिफिकेशन करिए, पिछले साल क्या था, इस साल क्या है, उसके पिछले साल क्या था, इस साल क्या है। बजट्स एंड फोरकास्ट, उन्होंने जो बजट बनाए होंगे उनके साथ उनका जो अचीवमेंट है उसको कंपेयर करो, उनका वेरिएंस एनालिसिस बनाओ, मतलब प्रोजेक्टेड था, बजटेड था 100 करोड़, एक्चुअली में 150 करोड़ का एक्सपेंस चला गया, क्यों चला गया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट, हो सकता है कि क्राय हो गया, क्रिसिल हो गया या सिबिल हो गया, तो इन एंटिटी से आप उनका क्या करिए, क्रेडिट रेटिंग निकालिएगा, उनके डेट को प्रीपे करने के टाइम पे उनका किस प्रकार से बिहेवियर रहा है, पैटर्न रहा है, क्या वो अपने डेट्स को रेगुलरली पे करते नहीं करते। पैन बेस्ड असेसमेंट होता है, तो उससे आप उनका रेटिंग एजेंसी से रेटिंग करवा के ले सकते हो, तो उससे आपको उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट रिव्यू आ सकता है। तो पॉइंट नंबर 3 जो है
आप यहाँ पे याद रखेंगे। वापस एक बार, किसी भी पॉइंट पे रिटेल में सवाल बन सकता है। तो पहला जो पॉइंट है दैट इज इंडस्ट्री रेगुलेशन एंड रेलेवेंट इंडस्ट्री रेगुलेटरी चीजों को समझना, उसके लिए पॉइंट नंबर 1 मार्क करिएगा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5। बी के लिए ये 3 पॉइंट आते हैं एंड उसके बाद पॉइंट नंबर 3। सी के लिए आपने याद रखना है दैट इज पॉइंट नंबर 5 एंड ई के लिए आपने याद रखना है दैट इज पॉइंट नंबर 3। आई बात समझ में? अरे क्लियर है? तो ये होता है क्या, बोलो, दैट इज आपके एंटिटी को अंडरस्टैंड करना, उसके एनवायरमेंट को अंडरस्टैंड करना। हर एक पॉइंट पे आपको छोटे छोटे सवाल बनाए जा सकते हैं, तो ये भी आपके लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वेट अ सेकेंड, ये आपके लिए स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एक काम करेंगे, फटाफट इसको नोट डाउन करेंगे, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट 2 मिनट दे रहा हूं, नोट डाउन करके लेंगे। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग जो इस ऐसे के अंदर हमको समझनी है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। ठीक है, नाउ ऐसे 315 के अंदर हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? जैसे हमको पता है कि ऐसे 315 में वी आर डूइंग नथिंग बट व्हाट, वी आर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स शांति समझिएगा, जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो 2 लेवल पे हो सकता है। एक एट दी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और दूसरा होता है एट इंडिविजुअल असर्शन लेवल। तो इस ऐसे को ऑब्जेक्टिव है कि आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को ढूंढो और चेक करो कि वो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है या इंडिविजुअल असर्शन लेवल पे है। वो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है या इंडिविजुअल असर्शन लेवल पे है। ओके, so you have to identify and assess the RMM at financial statement level या individual assertion level. Now what do you mean by overall financial statement level या individual assertion level? देखिए कुछ मिसस्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपके ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे अफेक्ट करेंगे।
जो किसी इंडिविजुअल अजर्शन अजर्शन एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, उसके बाद हो सकता है कि अकरेंस, एक्यूरेसी। तो ये जो अजर्शंस होते हैं जो अलग अलग लेवल पे होते हैं, यानी कि इट कुड बी एट द क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन लेवल, इट कुड बी एट द अकाउंट बैलेंस लेवल, इट कुड बी एट द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर लेवल, पढ़ेंगे आगे हम लोग। तो कौन से अजर्शन को इफ इंडिविजुअल अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये मेनी अजर्शंस को अफेक्ट कर रहा है। कहां पे अफेक्ट कर रहा है? ये मेनी अजर्शंस को अफेक्ट कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर अजर्शन को अफेक्ट नहीं कर रहा है, किसी वैल्यूएशन को अफेक्ट नहीं कर रहा है, किसी एग्जिस्टेंस को अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये मेनी अजर्शंस को क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मुझको एक फ्रॉड दिखा, तो बताएंगे फ्रॉड किसी पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस के किसी अजर्शन को अफेक्ट नहीं कर रहा है, शेयर में अफेक्ट नहीं करेगा, असेट में अफेक्ट नहीं करेगा, सेल्स के किसी पर्टिकुलर फिगर पे अफेक्ट नहीं करेगा। फ्रॉड हुआ है मतलब ये फ्रॉड का इफेक्ट ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे होगा। आई बात समझ में? किसी पर्टिकुलर असेट, उसका डेप्रिसिएशन, उसका वैल्यूएशन, उसका एग्जिस्टेंस, इसको अफेक्ट नहीं कर रहा है। इसको बोलते हैं आरएमएम ड्यू टू फ्रॉड एट द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। या फिर वो किसी इंडिविजुअल अजर्शन लेवल पे हो सकता है, जैसे आपका डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन गलत है, आपका इन्वेंट्री का वैल्यूएशन गलत है, सेल्स के फिगर्स मिसस्टेटेड है, ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड है, मतलब ये इंडिविजुअल अजर्शन लेवल पे है। तो आपका आरएमएम जो है वो दो लेवल पे हो सकता है, एक तो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल या इंडिविजुअल अजर्शन लेवल। फ्रॉड किया मतलब ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे किया, या इंडिविजुअल अजर्शन लेवल मतलब कि पर्टिकुलर किसी फिगर पे किसी अजर्शन पे अफेक्ट किया। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है या फिर ये इंडिविजुअल अजर्शन लेवल पे है। ये ऑडिटर को इस एसे के अंदर जो है वो आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है। तो ये जो चार्ट है ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आगे जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दैट इज ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क के अंदर ये चार्ट हम दोबारा जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आरएमएम दो लेवल पे, एक आता है आपका इंडिविजुअल सॉरी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, और दूसरा आता है आपका क्या बोलो एट द अजर्शन लेवल। आई बात समझ में? आई गेस दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। फॉर दिस पर्पज द ऑडिटर शाल आइडेंटिफाई द रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस, असेस द आइडेंटिफाइड रिस्क। उस रिस्क को आप रिलेट करिए कि कहाँ कहाँ पे चीजें गलत हो सकती है, एंड उस स्टेटमेंट के लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी को आप कंसिडर करिएगा। ये सवाल बनने का चांस थोड़ा सा कम है, लेकिन ये कि कहाँ कहाँ पे आपका ये आरएमएम हो सकता है, ये सवाल जो है आपको एग्जामिनेशन में बनाया जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है, या फिर आपको किसी और आंसर में रेफर किया जा सकता है। तो नेक्स्ट थिंग यहाँ पे मैं लिखता हूँ थर्ड थिंग दैट इज ऑब्जेक्टिव। भाई क्या हो गया इसको? यस, ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है भाई? तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई कि आपका आरएमएम कौन से लेवल पे है। अरे यार, चलिए आरएमएम कौन से लेवल पे है? आरएमएम ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है कि इंडिविजुअल कैन से अजर्शन लेवल पे है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ये इस ऐसे के अंदर एक स्टैट्यूटरी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ओके, चलिए एक काम कर सकते हैं, आप इस वाले चार्ट को भी कहीं पे कॉपी कर सकते हैं, जो आप बाद में वेफर भी करेंगे।
चलिए उसके बाद एक सिंपल मिसलेनियस पॉइंट बचता है टू डिस्कस ओवर हियर, दैट इज रिस्क दैट रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। इसको भी एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आउट ऑफ द मिसलेनियस टॉपिक। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कौन से ऐसे रिस्क है जिसको ऑडिटर का स्पेशल कंसिडरेशन मिलना चाहिए। एग्जाम में बकायदा सवाल बन सकता है कि विच रिस्क दैट ऑडिटर रिक्वायर्स टू गिव अ स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। तो इन एक्सरसाइज द जजमेंट, ये ऑडिटर का जजमेंट है दैट कौन से रिस्क जो है वो सिग्निफिकेंट रिस्क माने जा सकते हैं। सवाल ये भी बन सकता है कि विच रिस्क इन द ऑडिटर जजमेंट शुड बी कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। तो ऑडिटर को ये जजमेंट लेने के टाइम पे क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है, कौन सी चीजें कंसिडर करनी है। रिस्क, क्या ये रिस्क फ्रॉड से आता है। देखो आरएमएम आपका आ सकता है ड्यू टू फ्रॉड या एरर। अगर एरर से आरएमएम आ रहा है तो ठीक है, यूजुअल है। फ्रॉड से अगर आरएमएम है तो ये सिग्निफिकेंट रिस्क है। तो फ्रॉड से अगर फ्रॉड का रिस्क है तो ये सिग्निफिकेंट है। रिस्क रिलेटेड टू द रिसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग एंड अदर डेवलपमेंट। ओके, ऐसा रिस्क जो रिसेंटली इकोनॉमी में कोई चेंजेस हुआ है, अकाउंटिंग जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अभी आपको इंड एएस एप्लीकेबल हो चुका है, तो इससे कोई रिस्क बन रहा है तो वो सिग्निफिकेंट है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, जैसे अमेजोन की बात करेंगे, कितने कॉम्प्लेक्स नेचर के ट्रांजैक्शन है, फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। रिस्क इन्वॉल्विंग द सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस विद द रिलेटेड पार्टी के रिस्क। सब्जेक्टिविटी ऑफ द मेजरमेंट, यानी कि हम बात करेंगे प्रोविजंस, तो प्रोविजंस दीज आर द सब्जेक्टिव इन नेचर। अगर मान लो मैनेजमेंट बोल रहा है कि इतना प्रोविजन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ऑडिटर बोल रहा है नहीं इतना नहीं है, रिस्क ज्यादा है। या फिर जहां पे अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस के अंदर रिस्क है, एज आई टोल्ड यू स्क्रैप सेल्स अनयूजुअल है। आई बात समझ में, बार बार नहीं आते, कभी कभार आते हैं। हो सकता है एंटिटी ने एक्सपोर्ट सेल किया, ज्यादा नहीं कम करते हैं, मतलब अनयूजुअल है और सिग्निफिकेंट भी है। तो याद रखने के लिए आप क्या क्या याद रख सकते हो, ये पॉइंट नंबर ए फ्रॉड वाला, कॉम्प्लेक्सिटी याद कर सकते हो, रिलेटेड पार्टी के सिग्निफिकेंट रिस्क होते हैं। उसके बाद ये अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस 1 2 3 4, ये भी ए सी डी एंड एफ, ये याद रखो तो हो जाएगा। एग्जामिनेशन में इस पे भी स्पेसिफिक सवाल बनाया जा सकता है। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज कौन कौन से रिस्क आपके सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकते हैं, उसके लिए ऑडिटर ने कौन कौन से मैटर्स फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। तो कौन कौन से मैटर्स, उसका आंसर क्या होगा। देखो नंबर 1, अगर मान लो मैं बात करता हूं ये फ्रॉड का रिस्क है। ओके, नंबर 2 हम मानेंगे अगर मान लो आपके ट्रांजैक्शन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है। नंबर 3 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। एंड नंबर 4 अगर मान लो अनयूजुअल सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन के अंदर रिस्क है। रिस्क ओके, तो कौन से रिस्क जो है वो सिग्निफिकेंट रिस्क माने जाते हैं। तो इसके वजह से अगर रिस्क आ रहे हैं, यानी कि फ्रॉड की वजह से रिस्क आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, एंड लास्ट वन आपका आएगा दैट इज अनयूजुअल सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस अगर है, तो उसके वजह से जो रिस्क आता है वो रिस्क आपकी क्या मानी जाती है, सिग्निफिकेंट रिस्क मानी जाती है। तो ये एक मिसलिनियस टॉपिक है जिस पे सवाल बनाया जा सकता है, उसको भी आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। फटाफट इसको भी लिख दो तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कम ऑन, बस आप सुनते सुनते सो ना जाओ, इसलिए मैं आपको बीच में का पार्ट दिलवा रहा हूं।
चलिए आगे बढ़े। नाउ फ्रेंड्स, इस ऐसे के अंदर अभी जो पूरा का पूरा डिस्कशन होएगा वो होएगा एक चीज के ऊपर, जो है आपका ऑडिट रिस्क। ओके, प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज ऑडिट रिस्क। नाउ व्हाट इज ऑडिट रिस्क? फ्रेंड्स, हम ऑडिट करते हैं और ऑडिट करने के दो ऑब्जेक्टिव्स है। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है? We obtain the reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement, and we express our opinion, we report accordingly। हम क्या रिपोर्ट करते हैं? हम रिपोर्ट करते हैं अपना ओपिनियन। अगर ऑडिट करने के बाद मैं जो ओपिनियन दे रहा हूं, यही ओपिनियन अगर गलत हो गया तो क्या बताएंगे? ये मेरा ऑडिट का रिस्क है। यस, कि ऑडिटर इन अप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन देगा, मतलब रॉन्ग ओपिनियन देगा, उसको हम लोग ऑडिट रिस्क बोलते हैं। लेकिन रॉन्ग ओपिनियन देने का मतलब क्या होता है? देखिए, हम रॉन्ग ओपिनियन या फिर जिसको हम लोग ऑडिट की भाषा में इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन बोलते हैं। मतलब क्या? मतलब इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन का मतलब होता है कि जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मतलब ऑडिटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन या फिर आई कैन से मॉडिफाइड ओपिनियन देना था। कौन सा ओपिनियन? मॉडिफाइड। बट ऑडिटर ने दिया ट्रू एंड फेयर, यानी कि अनमॉडिफाइड। ऑडिटर गिव्स व्हाट? अनमॉडिफाइड, मतलब क्लीन रिपोर्ट दिया। मतलब ये कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, ये पहली चीज। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है तो ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना था। लेकिन ऑडिटर ने मॉडिफाइड ओपिनियन दिया, मतलब बोला नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू, या फिर बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ये दोनों भी आपके रॉन्ग ओपिनियन के ही एग्जांपल्स है। बट ऑडिट रिस्क बोलता है ये फर्स्ट वन इज माय ऑडिट रिस्क। व्हाई? बिकॉज दिस रिस्क इज वेरी सिग्निफिकेंट, दिस रिस्क इज रियली वेरी इंपैक्टफुल। इसका इंपैक्ट ज्यादा हो सकता है। अरे मिसस्टेटमेंट नहीं है, मैंने बोला मिसस्टेटमेंट है, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट होंगे ऐसा नहीं, क्योंकि मिसस्टेटमेंट है ही नहीं। हाँ, लेकिन मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है, और फिर आप कहते हो कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नहीं है, ये यूजर को ज्यादा अफेक्ट करने वाला है। तो ऑडिट रिस्क मतलब होता है यू आर एक्सप्रेसिंग एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियली मिसस्टेटेड होते हैं। व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड एंड यू आर एक्सप्रेसिंग इनअप्रोप्रिएट, मतलब आपको बोलना था कि नॉट ट्रू एंड फेयर व्यू, आपने बोल दिया ट्रू एंड फेयर व्यू। ये होता है ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 देखिए, इट मीन्स ऑडिटर एक्सप्रेसेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन। जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियली मिसस्टेटेड है, मतलब ऑडिटर को मॉडिफाइड ओपिनियन देना था, ऑडिटर ने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, इसको कहते हैं आपका ऑडिट रिस्क। नाउ ऑडिट रिस्क जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं या फिर कैसे आता है? आप लास्ट पेज पे आएंगे तो आपको ये फॉर्मूला दिखेगा। देखिए, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट RMM एंड डिटेक्शन रिस्क। एंड एज यू ऑल नो, RMM आता है दो चीजों की वजह से, एक आता है इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। तो इन शॉर्ट दोनों फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन करके ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क मतलब RMM, एंड दूसरा आता है आपका डिटेक्शन रिस्क। मतलब RMM देखो, RMM दो लेवल पे आता है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड इंडिविजुअल असर्शन लेवल। लेकिन इसके आने के सोर्स जो है वो दो है, दैट इज IR एंड CR। वापस एक बार, RMM दो लेवल पे होता है, एक तो वो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे होगा या असर्शन लेवल पे होगा। लेकिन उसके आने के जो सोर्सेस है वो दो है, एक है IR और एक है CR, दैट इज इनहेरेंट रिस्क, एंड दूसरा क्या आएगा आपका कंट्रोल रिस्क। आई बात समझ में? अरे पक्का क्लियर है? तो अभी हमको जो है वो तीन टर्म्स को समझना है, IR, CR एंड DR। अगर ये समझ लिए तो ऑडिट रिस्क हो जाएगा। ऑडिट रिस्क का मीनिंग क्लियर है, लेकिन वो आता कैसे है वो हमको समझना है। तो IR को समझना है तो यहां पे आएंगे
इस पेज नंबर 83 पे आइएगा, कंपोनेंट्स ऑफ आरएमएम यानी कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। दो है आईआर एंड सीआर। व्हाट इज आईआर? शांति से समझिए कॉन्सेप्ट क्या है। ऐसा रिस्क जो होता है बिफोर कंसिडरिंग एनी काइंड ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स इन द एंटिटी, जो किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है। मतलब ऐसे रिस्क जो कंट्रोल्स कंसीडर करने के पहले ही उसमें होते हैं उसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। मतलब आपके पास परचेस में किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है, तो इसका मतलब इनहेरेंटली उस परचेस ट्रांजैक्शंस में आरएमएम होने के चांसेस ज्यादा है। बात समझो। अगर मान लो आज ईपीए है, ईपीए में कितने स्टूडेंट्स आते हैं, कितने लोगों ने एडमिशन लिया है, क्या है उनका फीस आया है कि नहीं आया है, कितना फीस पेंडिंग है, या फिर कोई बिना फीस का यहाँ पे बैठ रहा है क्या, ये चीजें चेक करने के लिए मेरे पास किसी प्रकार का कोई इंटरनल कंट्रोल ही नहीं है। तो क्या मेरे सेल्स में, मेरे रेवेन्यू के रिपोर्टिंग में इनहेरेंटली उसमें रिस्क है कि नहीं है? मतलब उसके अंदर ऑडिटर क्या सोचेगा? ऑडिटर सोचेगा भैया इनका रेवेन्यू पे कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब रेवेन्यू में बहुत गलतियां हो सकती है। इसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। मतलब इनहेरेंटली उन ट्रांजैक्शंस में रिस्क हो सकता है। तो ऐसा रिस्क जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कंट्रोल को कंसीडर करने के पहले ही होते हैं उसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। देखिए पॉइंट नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिस्क जो कब आता है? बिफोर कंसिडरिंग एनी काइंड ऑफ इंटरनल कंट्रोल। याद रखना, इसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। पॉइंट नंबर 1, इनहेरेंट रिस्क इज ससेप्टिबिलिटी। व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी? इट इज प्रोन टू एरर्स। एरर्स होने के चांसेस ज्यादा है। इट इज प्रोन टू एरर्स। इट इज डाउटफुल दैट देयर मे बी अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो इट इज द ससेप्टिबिलिटी of assertions about class of transaction, account balance, present tense, disclosure, मतलब about the financial statement। इन तीनों को 1, 2 and 3 तीनों को हम बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टू अ मिसस्टेटमेंट मतलब इट इज द ससेप्टिबिलिटी, it is the doubtfulness, it is prone to error about the financial statement that they could be material। मतलब material misstatement होने के probability before considering any kind of errors, इसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क मतलब वापस दोबारा एक बार कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है बिफोर कंसिडरिंग, किसी भी प्रकार के कंट्रोल कंसिडर होने से पहले जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है उसको बोलते हैं आपका इनहेरेंट रिस्क, जो आपके उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है। पॉइंट नंबर 3, इनहेरेंट रिस्क इज हायर फॉर सम असर्शंस, फॉर एग्जाम्पल इट में बी हायर फॉर द कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। चलो ये पॉइंट नंबर 3 याद मत करो, बाद में कंसिडर कर लेंगे उसको। उसके एग्जाम्पल देखो, पॉइंट नंबर 8, फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ आईआर। An accounting standard provide guidance on some complex issue which might not be understood by the management। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स चीजों के बारे में, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट्स, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आता है एम्प्लॉय बेनिफिट्स नाम से, आई गेस आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली नंबर, AS 25 नाम का कोई ऐसे होगा। अगर सही है तो कमेंट करो, गलत है तो AS का सही नाम आप कमेंट बॉक्स में डाल दो। तो AS 25 है जो एम्प्लॉय बेनिफिट का है। ये एम्प्लॉय बेनिफिट के कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, आप ऐसे एस को पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कितने टीडीएस, कितने कॉम्प्लेक्स उसके अंदर कैलकुलेशंस होते हैं। तो इस ऐसे को अगर मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड कर लेगा तो बट ऑफ सी बात है कि उसका कैलकुलेशन गलत होएगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलत अमाउंट जाएगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। बट ऑफ द वेरी गुड एग्जांपल फॉर योर इनहेरेंट रिस्क। तो ये होता है क्या बोलो आपका इनहेरेंट रिस्क। बाकी चर्चा इस पे काफी है। इनहेरेंट रिस्क मतलब ऐसा रिस्क जो एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स को कंसिडर करने से पहले ही उसके अंदर होते हैं, और ये रहा उसका एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट आएगा आपका सीआर। व्हाट इज कंट्रोल रिस्क? देखिए आज मैंने इनहेरेंट रिस्क देखा कि भैया परचेस में कंट्रोल नहीं है, सेल्स में कंट्रोल नहीं है, एक्सपेंस में कंट्रोल नहीं है, तो आई हैव इंप्लीमेंटेड सर्टेन काइंड ऑफ कंट्रोल एक्टिविटीज, जिसको हम लोग इंटरनल कंट्रोल कहते हैं। अब मेरे पास इंटरनल कंट्रोल है, बट मेरे इंटरनल कंट्रोल आर नॉट सफिशिएंट इनफ सो दैट दे कैन प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट
द मिसस्टेटमेंट्स जो कि मटेरियल है ऑन द टाइमली बेसिस। मतलब अगर मान लो मेरे कंट्रोल्स अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को प्रिवेंट नहीं करते, डिटेक्ट नहीं करते, करेक्ट नहीं करते, उसको बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। मतलब मेरे पास इंटरनल कंट्रोल है या फिर इंटरनल कंट्रोल ही नहीं है, तो इंटरनल कंट्रोल नहीं है तो वो इनहेरेंट रिस्क हो जाएगा। अगर इंटरनल कंट्रोल है लेकिन वो ऑपरेटिंग इफेक्टिव नहीं है तो उसकी वजह से हमारा कंट्रोल रिस्क आएगा। आई बात समझ में? मतलब इंटरनल कंट्रोल है लेकिन वो ऑपरेटिंग इफेक्टिव नहीं है, या ऑपरेटिंग इफेक्टिव नहीं है, फिर वो एडिक्वेट नहीं है, वो उतना नहीं है जितना होना चाहिए, उसकी वजह से कंट्रोल रिस्क आ सकता है। तो मेरे मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को ना प्रिवेंट कर पाते, डिटेक्ट कर पाते, ना करेक्ट कर पाते ऑन टाइमली बेसिस, उसको बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। तो कंट्रोल रिस्क इज द रिस्क दैट इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्टिंग एंड ऑपरेटिंग इन द एंटिटी आर नॉट एफिशिएंट टू स्टॉप हैपनिंग और टू फाइंड एंड रेक्टिफाई अप्रोप्रिएट टाइम द मिसस्टेटमेंट। सो देयर इज अ inverse relationship between control risk and efficiency of the internal control of the entity। पॉइंट नंबर 3 को याद रखेंगे, आगे एक्सप्लेन बोल दिया तो आपको लिखते आना चाहिए कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोल रिस्क। मतलब अगर मान लो इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है तो कंट्रोल रिस्क कम आएगा, बिकॉज इंटरनल कंट्रोल अगर अच्छे हैं तो कंट्रोल्स आपके मिसस्टेटमेंट्स को प्रिवेंट कर पाएंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे, करेक्ट कर पाएंगे, तो कंट्रोल रिस्क कम होएगा। अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है, कम है, तो आपके कंट्रोल रिस्क ज्यादा होंगे, बिकॉज आपके कंट्रोल्स प्रिवेंट नहीं करेंगे, डिटेक्ट नहीं करेंगे, करेक्ट नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 3 याद रखना, उस पर सवाल बनाया जा सकता है। एग्जांपल्स क्या है? पॉइंट नंबर 5, कंपनी हैज डिवाइस मतलब इंप्लीमेंटेड कंट्रोल दैट कैश एंड चेकबुक शुड बी केप्ट इन द लॉक्ड सेफ, मतलब उसको सेफ लॉकर में रखा जाएगा। टू ग्रांट टू ऑथोराइज पर्सनल ओनली, एक्सेस ओनली ऑथोराइज पर्सन को जाएगा। देयर इज अ रिस्क दैट कंट्रोल इज नॉट बीइंग फॉलोड, मतलब हम उसको, हमारे पास कंट्रोल है, सेफ में रखो, लॉकर में रखो, लेकिन उसको हम कहीं पे ऐसे छोड़ के चले जाते हैं तो कंट्रोल फॉलो नहीं हो रहा है, तो भैया देयर इज कंट्रोल बट हम उसको फॉलो नहीं करते, तो कंट्रोल रिस्क आएगा कि नहीं आएगा? बट ऑब्वियस जरूर आएगा। कंट्रोल दैट फायर एक्सटिंग्विशर एंड स्मोक डिटेक्टर्स जगह पे होने चाहिए और वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। रिस्क दैट कि फायर एक्सटिंग्विशर्स है लेकिन वो एक्सपायर हो चुके हैं या फिर उसको रिफिल नहीं किया गया, तो भैया कंट्रोल्स है लेकिन ठीक से काम नहीं करते, तो कंट्रोल रिस्क तो आएगा ना। वो कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल एक्टिविटीज आपके मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को ना प्रिवेंट कर पाते, डिटेक्ट कर पाते, ना करेक्ट कर पाते, उसको बोलते हैं कंट्रोल रिस्क। ओके, एंड लास्ट आता है डिटेक्शन रिस्क। नाउ सी फ्रेंड्स, आरएमएम जो होता है जिसके अंदर मैंने बोला इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट का पार्ट है, बिकॉज कंट्रोल्स को ना रखना या कंट्रोल्स कंसिडर करने से पहले मिसस्टेटमेंट होना, इंटरनल रिस्क कंट्रोल के रिलेटेड आता है, मैनेजमेंट का पार्ट। कंट्रोल रिस्क के एंटिटी के कंट्रोल्स ठीक से काम नहीं कर रहे, अगेन इंटरनल कंट्रोल का पार्ट है, तो इट इज अ मैनेजमेंट का पार्ट। तो आरएमएम इज अ मैनेजमेंट का पार्ट, बट जब मैं डीआर की बात करता हूं तो ये मेरे ऑडिटर का पार्ट आता है। डिटेक्शन रिस्क का मतलब होता है, आज मेरे को पता चला कि इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, तो इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, तो आरएमएम ज्यादा है। इन शॉर्ट मैंने सोचा आरएमएम ज्यादा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली मैंने अपने ऑडिट प्रोसीजर इंप्लीमेंट करने हैं सो दैट आई विल बी एबल टू फाइंड दोज मटेरियल मिसस्टेटमेंट और मैं अपना ओपिनियन दे पाऊं। मेरे को पता है कि आरएमएम ज्यादा है, बट मेरे ऑडिट प्रोसीजर जो मैं ऑडिट कर रहा हूं जिसके अंदर आरएपी आता है, एफएपी आता है, मेरे आरएपी एफएपी इतने वीक है, मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स इतने वीक है या इतने इनसफिशिएंट है, इनएफिशिएंट है कि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को ढूंढ नहीं पाए, जबकि वहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। इसको बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। तो डिटेक्शन रिस्क इज नथिंग दैट एंटिटीज प्रोसीजर, सॉरी ऑडिटर के प्रोसीजर, जो ऑडिट प्रोसीजर होते हैं वो डिटेक्ट नहीं कर पाए दैट मिसस्टेटमेंट जो कि मटेरियल होते हैं। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को, वापस एक बार, मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को डिटेक्ट ना कर पाना ये ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर का फेल्यूर है, और इस रिस्क को ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर्स
फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को नहीं ढूंढ पाएंगे, इस रिस्क को हम बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। आई गेस डिटेक्शन रिस्क आपका क्लियर है। डिटेक्शन रिस्क जो है वो दो चीजों से आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक आता है सैंपलिंग रिस्क और एक आता है नॉन सैंपलिंग रिस्क। व्हाट इज सैंपलिंग रिस्क? आप अगर मान लो 1000 करोड़ रुपीस के सेल्स चेक कर रहे हो तो आप सब चेक करोगे, आप उसमें से सैंपल ड्रॉ करोगे। अगर मान लो आपके सैंपल ऐसे फायदे में सैंपलिंग पढ़ेंगे, अगर मान लो सैंपल्स आपने जो ड्रॉ किए हैं वो आपके एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आपके सैंपल आपके एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो सैंपल पे लगाए हुए कितने भी अच्छे प्रोसीजर्स हो उससे आपको मिसस्टेटमेंट मिलने वाले नहीं है। पॉइंट इज दैट आपके सैंपल जो आपने निकाले आउट ऑफ दिस 1000 करोड़, मान लो आपने कुछ 50 करोड़ सेल्स के सैंपल निकाले, तो 50 करोड़ सैंपल जो है वो ऐसे होने चाहिए जो 1000 करोड़ के टोटल सेल्स को रिप्रेजेंट करे, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, ताकि इसमें जो आपने चेकिंग किया है उससे जो ओपिनियन आता है वो आपके पूरे 1000 करोड़ के सेल्स पे आएगा। अगर यही सैंपल गलत होंगे तो ओपिनियन गलत आएगा और आप 1000 करोड़ सेल्स पे जो ओपिनियन दे रहे हो वो गलत हो जाएगा। इसको बोलते हैं सैंपलिंग रिस्क। तो सैंपलिंग रिस्क इज दैट कि जो कंक्लूजन ऑडिटर ने निकाला है बेस्ड ऑन द सैंपल मे बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन, अगर वो एंटायर पॉपुलेशन पे होता। सिंप्लीफाइड मैनर में आपके सैंपल गलत हो रहे हैं, योर सैंपल्स आर रॉन्ग, आपने गलत सैंपल ड्रॉ किए। हाँ, अब इस सैंपल तो सही है लेकिन आपके प्रोसीजर से गलत हो, आपने ठीक से उसका चेकिंग किया नहीं, इसको सैंपलिंग रिस्क। मतलब ऐसे रिस्क जो कि सैंपलिंग से रिलेटेड नहीं होते, मतलब सैंपल तो सही है, योर सैंपल्स आर गुड, सैंपल्स आर गुड, बट आपके ऑडिट प्रोसीजर ही गलत थे। आपने इनएक्सपीरियंस आपको भेजा, उसने ठीक से चेकिंग किया नहीं, उसने आपके चेकलिस्ट को फॉलो नहीं किया, उसने अपने प्रोग्राम को फॉलो नहीं किया, तो बॉटम वे से आपका ऑडिट प्रोसीजर गलत होने वाला है, तो उससे ओपिनियन गलत होने वाला है। तो इसको क्या बोलते हैं? आपका डिटेक्शन रिस्क। एग्जांपल देखिए, साइजेबल वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरीज आर एक्सपेक्टेड इन द फाइनेंस स्टेटमेंट, हाउएवर ऑडिटर ऑफ द कंपनी डज नॉट डिवोट द टाइम इन्वेंट्री काउंट। मतलब वर्क इन प्रोग्रेस एक बहुत ज्यादा अमाउंट है आपके इन्वेंट्री में और ऑडिटर इन्वेंट्री काउंट को चेक नहीं कर रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट ही इज रिलाइंग अपॉन ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर। मतलब क्या? वो एंटिटी के इन्वेंट्री काउंट पे भरोसा रख करके एंटिटी के इन्वेंट्री पे ओपिनियन दे रहा है। गलत हो सकता है, एंटिटी सही बोलेगा, सब कुछ है, आपका ओपिनियन गलत हो गया, इसको बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। तो ये जो आपका चार्ट है दैट इज ऑडिट रिस्क, इसका मतलब RMM मल्टीप्लाई बाय DR। RMM दो चीजों की वजह से, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, और ये आता है आपका DR। आई बात समझ में? तो यहाँ पे बच्चों हमने फिनिश किया, क्या बोलो, ऑडिट रिस्क का पॉइंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट 5 आपका बनेगा दैट इज ऑडिट रिस्क, और ऑडिट रिस्क के अंदर हमने पढ़ा कि इट इज RMM मल्टीप्लाइड बाय DR, और RMM आता है IR, CR एंड DR। तीनों कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एग्जामिनेशन में इस पे सवाल बनाए जा सकते हैं। आई बात समझ में? ये हो गया आपके कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क, कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क, कंपोनेंट्स ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, असेसमेंट ऑफ द रिस्क इज द मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। जी हाँ, जरूर। ये जो आप रिस्क को असेस करें कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को जब आप असेस कर रहे हो, इट इज बेस्ड ऑन द ऑडिट प्रोसीजर, तो इट इज अ मैटर ऑफ प्योर, क्या बोलो, प्रोफेशनल जजमेंट एंड द प्रिसाइज मेजरमेंट। कोई भी नहीं बोल सकता है कि रिस्क कम है, ज्यादा है। हाँ, ऑडिट रिस्क को हम कम कर सकते हैं, उसको मैनेज नहीं कर सकते। वी विल ट्राई टू कीप द ऑडिट रिस्क एज अ वेरी लो लेवल। इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडिट असिस्टेंट या फिर ऑडिटर एंगेजमेंट पार्टनर। तो इट इज अगेन मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने देखा ऑडिट रिस्क। तो ऑडिट रिस्क मतलब क्या होता है कि ऑडिटर अपना गलत ओपिनियन देगा, लेकिन अगर मान लेते हैं ऑडिटर्स के जो पर्टिकुलर बिजनेस रिस्क होता है, मतलब ऑडिटर क्या, मैं बात कर रहा हूं कोई फर्म है KPMG या PwC या EY की बात करते हैं, तो इनके पर्टिकुलर उनके खुद के जो बिजनेस रिस्क होते हैं, क्या वो ऑडिट रिस्क में आते हैं? नहीं। जैसे लॉस ऑफ लिटिगेशन, मान लो KPMG, PwC, EY पे कोई केस चल रहा है
और वो केस वो हार गए, उस केस के हारने की वजह से उनका क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं कम हो रहा है। जैसे मान लो अदानी की कोई ऑडिटर है, अदानी जी के बिजनेस पे बहुत सारे एलिगेशंस आ रहे हैं, तो उस पे क्वेश्चन बनेगा उनके ऑडिटर पे कि ऑडिटर ने ठीक से काम किया है कि नहीं किया। तो इसकी वजह से ऑडिटर पे जो केस बन रहा है, अगर वो केस ऑडिटर हार गया, नॉट टॉकिंग अबाउट द अदानी, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑडिटर, ऑडिटर अगर वो केस हार गया तो उससे उनकी क्रेडिबिलिटी कम होगी। क्या ये ऑडिट रिस्क है? नहीं। ऑडिट रिस्क मतलब पर्टिकुलर ऑडिट, यानी कि अगर अदानी को ऑडिट करते समय उन्होंने गलत ओपिनियन दिया तो वो ऑडिट रिस्क है। ऑडिटर पे कोई अलग से केस बन रहा है, वो हार गया तो वो ऑडिट रिस्क नहीं है। एडवर्स पब्लिसिटी, मान लो किसी ने गलत सलत डिफेमेशन कर दिया किसी फर्म के बारे में, वो बिजनेस रिस्क है, वो ऑडिट रिस्क नहीं है। या अदर इवेंट्स अराइजिंग इन कनेक्शन ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हाट अदर थिंग्स जो कि उनके साथ हो सकती है, जिसकी वजह से उनका बिजनेस रिस्क आ सकता है, उनका बिजनेस एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है, वो उनके ऑडिट रिस्क में नहीं आता है। तो ये भी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है इसमें बन सकता है कि ऑडिट रिस्क में क्या नहीं आएगा। तो पॉइंट नंबर 6 कि ऑडिट रिस्क में क्या नहीं आता है, नॉट इंक्लूडेड। क्या इंक्लूडेड नहीं होता है? उनके बिजनेस रिलेटेड रिस्क जो होते हैं वो ऑडिट रिस्क में नहीं आता है। ठीक है मेरी बात? तो आई गेस आपने ये लिखा हुआ है, इन दोनों को लिखेंगे तो आपका ऐसे 315 कवर हो जाएगा। ऐसे 315 में इतनी सारी बातें हैं जो आपने याद रखनी है रिगार्डिंग द स्पेसिफिक क्वेश्चन। ऊपर के पॉइंट आपने लिखे हुए, ये पॉइंट आपने शायद से नहीं लिखे होंगे, फटाफट इसको भी आप मार्क डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बाकी सारी बातें आप छोड़ देंगे, नॉट दैट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिवाइज फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। ओवरऑल मैंने ऐसे 315 को जितना डिटेल में कवर किया जा सकता है उतना डिटेल में कवर किया हुआ है। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो उसका नेक्स्ट पड़ाव, यानी कि उसका आई कैन से जो नेक्स्ट सीक्वेंस आता है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ऐसे 330 पे बाकायदा एक अच्छी चर्चा भी हो सकती है, जैसे हमने ऐसे 315 की करी हुई है। ओके, चलिए। सो यहीं पे मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद ऐसे 330। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, इसके अंदर आपका रिवीजन प्रॉपर हो रहा है, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। कोई सुझाव, कोई एक्सपेक्टेशन मेरे से कि ये कवर भी होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये कवर करो, वो कवर करो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई विल कंसिडर दो सजेशंस फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।